हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। वैसे आपको हमारे स्टार्टिंग पॉइंट या टैगलाइन कैसी लगती है? हमें जरा इसके बारे में बताओ और हम चीजों को इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे यह फिल्म एम्पायर का एपिसोड नंबर 214 है और इसमें जियान ब्रेक थ्रू करने वाला है 7 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कई सरप्राइजेस मिले थे। तभी जरा उसका रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली जब टियानशिन को हराने के बाद एनची जियान को ब्लड रिवर पॉन्ड के बारे में बताते हैं, जो उनकी चोटों को सही करने में हेल्प कर सकता है। तो जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। ये लोग ब्लड रिवर पॉन्ड की तरफ जाते हैं। ये लोग जिस पॉइंट से गए होते हैं वहाँ कुछ समय के बाद 10,000 सोर्ड सैक के मेंबर्स अपीयर होते हैं। लगता है इन्हें भी भनक लग गई थी उस हेडलेस घोस्ट की। सो उसकी बात है कि अब यहाँ कुछ ही मौजूद नहीं था। लेकिन तभी एंट्री होती है उस वाले रॉयल फैमिली के मेंबर्स की, और जो कि होते हैं उनके 3 हेवली किंग्स। उन तीनों में जो तीसरे नंबर पे आता था उसकी सोर्ड सैक के ग्रुप के लीडर से भयानक दुश्मनी थी। आगे हम फाइट देखते हैं उसी जिनहोंग और 10,000 सोर्ड सैक के जियानशिंग की, जिसमें जियानशिंग उस जिनहोंग को हरा देता है। लेकिन इससे पहले वो तीसरा हेवली किंग और बड़ी मुसीबत में आ पाता। उन तीनों में सबसे पावरफुल टियांगन, जो कि 8 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज पे था, वो हमला कर देता है सोर्ड सैक के मेंबर्स के ऊपर। साइड डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हो पिछले पार्ट को। एंड में जाके जियान के ग्रुप ने उस ब्लड रिवर पॉन्ड को ढूंढ लिया था। इसी मोमेंट पे जियान को इस तालाब के अंदर से एक अजीब सी कॉलिंग फील होती है। ऐसा लगता है कोई चीज उसे पुकार रही हो, और वो उस पॉइंट के अंदर डुबकी मार देता है। चलो इस एपिसोड से उसकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या राज छिपे हुए हैं। ब्लड रिवर पॉन्ड की गहराइयों में जाने वाला जियान मन ही मन में कहता है, मैंने कुछ समय पहले नीचे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील करी थी। वो एक घोस्टली एनर्जी थी। जियान बहुत केयरफुल तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। ये था यानची की चेतावनी की वजह से। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले एपिसोड के एंड में थोड़ी गड़बड़ थी। विजन एग्जैक्टली उस तालाब के अंदर नहीं गया है, बल्कि अंदर गया होता है वो उस गड्ढे के जो अंडरग्राउंड पॉन्ड की तरफ ले जाता है। वहीं पर यूई, यानची, शाओई ये ऊपरी सतह पे उसका इंतजार कर रहे थे। जमीन की उस मोटी सी परत के नीचे जाने के बाद फाइनली उसे खुला स्पेस दिखाई देता है, और दिखाई देता है पूरा ब्लड रिवर पॉन्ड। ये हजारों मीटर्स तक फैला होगा। जो अपने सिर को उठाता है उससे दिखाई देता है एक स्पेस पोर्टल। ये वही स्पेस पोर्टल था जो ऊपरी जमीनी सतह से जोड़ता है। अभी नीचे की तालाब की सरफेस में कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही थी। इसके कारण के बारे में जियान जस्ट तलाश कर ही रहा था, तभी पानी में कुछ बड़ी बड़ी रिपल्स बनती हैं। न जाने कहां से एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। ये अटैक काफी करीब से किया गया था, जिस वजह से जियान की हालत खराब हो गई थी। वो चिल्ला के बोलता है इमोर्टल बॉडी। तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर और लेयर्स बनने लगती हैं और फॉर्म होता है वो बड़ा सा गोल्डन फिगर। इसी मोमेंट में पेन अटैक बैंग की आवाज के साथ जियान की दोनों कलाइयों से टकराया था। तुरंत ही पीछे के स्पेस में क्रैक की आवाज सुनाई देती है। जियान के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। ये अटैक बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। वो चिल्ला के बोलता है बाहर आओ। उसे पानी की सतह के नीचे एक खतरनाक प्रेजेंस फील होती है। बिना हेजिटेशन के हाथ में रूलर आती है। अटैक का नाम था स्काई ब्रेकिंग रूलर 7th लेयर। ये एंशिएंट रूलर नीचे की तरफ हैक कर दी गई थी। जब स्प्लैश के साउंड के साथ वो अटैक नीचे जाता है, अगले पल स्पेस में गूंजती है किसी की रोर की आवाज। ये अर्थ शेकिंग रोर अपने अंदर एक गुस्से को छिपाए हुए था। फाइनली गरगल गरगल की कुछ आवाजों के बाद उस खूनी तालाब में से एक फिगर बाहर आया था। ये होता है एक विशालकाय मगरमच्छ। इस मैसिव बीस्ट को देख के जियान कहता है, मैंने सोचा नहीं था यह एक्चुअली में क्रेजी वेव जेड ब्लड क्रोकोडाइल होगा। चलो हम इसे जेड क्रोकोडाइल बोलते हैं। ये क्रीचर बस एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट किया करता था। इस चीज से यहाँ पे सामना होना ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। कहा जाता है कि क्रेजी वेव जेड ब्लड क्रोकोडाइल इंसानों का शिकार करना पसंद करते हैं, और जैसे इस क्रीचर की स्ट्रेंथ है, ये अर्ली स्टेज 872 एम्पर लेवल पहुंच चुका है, और ऐसी स्ट्रेंथ को एकम्युलेट करने के लिए उसे अनगिनत इंसानों को चबाना पड़ा होगा। खासकर उसकी जो खून जैसी आंखें होती हैं, वो बता रही थी कि क्रीचर एकदम मैच्योर हो चुका है। वैसे नॉर्मल क्रोकोडाइल्स के जैसा ही होते हैं, और अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए। इसके सामने और पीछे के पंजों में से एक चिलिंग ब्लड और रेडिएट होता है। वो जेड क्रोकोडाइल जियान को देख के इंसानी आवाज में कहता है, इंसान इस जगह को छोड़ के चला जा। और अगर उसे जियान से खतरा महसूस नहीं होता तो बात शब्दों में नहीं हो रही होती। इस बीस की बोलने की क्षमता की वजह से जियान सरप्राइज नहीं हुआ होता है। वो क्रोकोडाइल बोलता है, ब्लड रिवर पॉन्ड ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ से जल्दी बाहर निकल। जियान बोलता है, ओह इसका मतलब है नीचे कुछ अच्छा छिपा हुआ है। शुरुआत में तो जेड क्रोकोडाइल ने जियान की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए अटैक किया था। वो भी हमला करने के लिए हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन जब जियान बात करता है नीचे के सीक्रेट के बारे में, हम उस मगरमच्छ को आग बबूला होते हुए देखते हैं। वो बोलता है चौस है। कुछ छप छप की आवाजों के साथ उसे पानी सरफेस को छोड़ते हुए देखते हैं। आसमान की तरफ ड्रैगन की तरह एक धाड़ मार के ये जियान के ऊपर टूट पड़ता है। जवाब में जियान ने अपनी हथेली खोली थी कि हाथ के सेंटर में से फैलने लगती एक फॉर्मेशन। एक चमकती फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैली थी। अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के बाद भी वो क्रेजी वेव क्रोकोडाइल इस खतरे को तुरंत पहचान
पहचान लेता है। वो कहता है डैम इट, ये एक फॉर्मेशन है। हम तुरंत ही उसे एल टर्न लेते हुए देखते हैं। साफ तौर पे वो जियान की फॉर्मेशन के चंगुल में नहीं आना चाहता था। वो जानता था कि अगर फॉर्मेशन में फंस गया, चाहे भले ही वो कुछ ही समय के लिए हो, तो नीचे छिपा हुआ खजाना गायब हो जाएगा। इस मगरमच्छ को भागते हुए देख जियान कहता है ये खत्म नहीं हुआ है। ये लो स्प्रिंग पाम, ये लो डिवाइन एंगर। जियान का पाम अटैक तो पीछे रह जाता है। मगरमच्छ से पहले टकराता है वो सोलर अटैक, जिससे उसकी आंखें रोल कर गई थी, मतलब उसकी बत्ती गुल हो गई थी। फिर बूम 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 की आवाजों के साथ जियान की हैवी अटैक्स लैंड करते हैं। वो मगरमच्छ 2 बार घूमने के बाद अपने सिर को फिर से उठाने वाला होता है, तभी वो अपने आप को फॉर्मेशन के अंदर पाता है। इस नजारे को देख के जियान ने भी ठंडी सांस भरी थी। वो कहता है फाइनली, लगता है क्रिटिकल मोमेंट्स में अब भी अपनी सोल पावर को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सोलर अटैक्स बहुत लिमिटेड है और ये येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अटैक भी वो अपनी खामियां दिखाना शुरू कर चुका है। लगता है मुझे अपनी तर्कस में सोलर टेक्निक्स और बढ़ानी पड़ेंगी। और तो और मेरी कोर डिवाइन इंस्क्रिप्शन अब वो आधी पूरी हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे लिए इस क्रीचर को ट्रैप करना बहुत मुश्किल हो जाता। फाइनली वो तालाब की तरफ देखता है। हालांकि उसकी इच्छा हो रही थी अंदर जाने की, लेकिन ऊपर लोग बस इंतजार करते नहीं रह सकते। ज्ञान खुद को शांत करके वो फिर से अपने टीममेट्स के पास पहुंच गया था। अपने बिग ब्रदर को आते हुए देख शाओई पूछता है क्या हुआ। ज्ञान यांची की तरफ देख के बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे थे, उस गार्डियन की स्ट्रेंथ 8 स्टार दूसरे लेवल पे पहुंच चुकी है। अच्छी बात है कि इस ब्लड रिवर में आने से पहले मुझे जुलाओ ने एक फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैं उस बीस को फंसाने में सफल रहा हूँ। जियान बात करने लगा था म्यूइंग से, भले जियान ने उस प्रोसेस को काफी आसानी से बताया हो। यांची जानते थे कि गार्डियन से डील करना कितना मुश्किल हो सकता है। वो मनी मन में कहते हैं जूजिन, लगता है तुमने एक अच्छे डिसाइपल को चुना है। इसका टैलेंट उस इंटोंग से बिल्कुल कम नहीं है। असल में ऊपर से ही वो बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे। ज्ञान जिस तेजी से अपनी टेक्निक्स और दिमाग का इस्तेमाल किया वो सच में तारीफ के काबिल था। शाओई कहता है क्योंकि वो जेड क्रोकोडाइल कुछ समय के लिए फंस चुका है तो हमें वाकई क्या करना होगा। यांची बोलते हैं पुल में एंटर करो, लेकिन याद रखना इस ब्लड रिवर पॉन्ड की बहुत पोटेंट एनर्जी है। तुम जितना गहराई में जाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, इस वजह से अपनी लिमिट्स को बिल्कुल मत भूलना। और जहाँ तक बात रही इसके सीक्रेट्स की, तो उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी क्षमताओं पर निर्भर करना होगा। और वे लिटरली याद करता है ज़्वाले रॉयल फैमिली के उन एक्सपर्ट्स को। वो थोड़ा हेस्टेट करने के बाद बोलता है क्यों ना मैं यहीं पे रुकूं, वैसे भी नीचे जाना मेरे लिए जरूरी नहीं है और इस तरीके से मैं आप सबको गार्ड भी कर पाऊंगा, राइट। वो कुछ और भी आके बोलने वाला था, इसी बल एक बड़ा सा हाथ उसके कंधे को पकड़ता है। फिर एक झटके में उसे नीचे पूल की तरफ फेंक दिया गया था। यांची नीचे गिर रहा शाओई कहता है ओल्ड मैन तुम से आगे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। अंत में जाके एक तेज स्प्लैश की आवाज सुनाई देती है, जैसे तालाब में बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं। यांची कहते हैं ब्लड रिवर पॉन्ड ये तुम्हारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। यांची कहते हैं चलो हम भी नीचे चलते हैं। या नोट करके उन्हें फॉलो करने वाला था, अभी म्यूइंग उसके पास आती है। वो हल्की आवाज में कहती है जियान थैंक यू। फिर बिना और कुछ कहे वो नीचे चली गई थी, चाहे बात हो डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को उसे देने की, नीचे उस गार्डियन को संभालने की। जियान ने बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा है। जियान इस लड़की से कई बार बोल चुका था कि उसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब भी नहीं मानती। फाइनली जियान अपनी हैंड सीज को चेंज करता है। उसके आईब्रोज में उसे टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है। ये जियान के हाथों से बनने वाली फॉर्मेशन में मिलके जमीन के उसके ऐप को सील कर देती है। और जियान पहले ही नीचे चला गया था। चलो सीन भी हम वहीं का देखते हैं। 1 2 3 4 लोगों को अपनी टेरिटरी में एंटर करते हुए देख क्रोकोडाइल जो कि फॉर्मेशन फंसा होता है उसकी आंखें एकदम गुस्से से भर जाती हैं, साथ में उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन उसके काफी स्ट्रगल करने के बाद ये फॉर्मेशन उसे बिल्कुल जाने का मौका नहीं देती। जब पहली बार जियान इस तालाब के पानी के अंदर गया था कि मुंह से एक हिस की आवाज बाहर आई थी, क्योंकि पानी एकदम जमा देने वाला होता है। खैर थोड़े से डिस्कम्फर्ट की तो बात ही क्या, उसे ध्यान देना होता है उस कॉलिंग पे जो उसके दिमाग में नीचे से आ रही थी। वो गहरी सोच में जाते हुए बोलते आखिर नीचे ऐसा क्या मौजूद है। चलो मैं पहले ब्लड रिवर पॉन्ड एनर्जी को ऑब्जर्व करता हूँ, फिर इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को कंज्यूम करूंगा। ये सोच के उसके शरीर से रिलीज होती है होली फ्लेम, जो एक कवच की तरह से ढकने के बाद नीचे ले जाने लगती है। वो महसूस करता है कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है प्रेशर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था एक मिस्टीरियस एनर्जी उसके शरीर में भी गुजर रही होती है। इस एनर्जी में एक प्रोफाउंड एसेंस था जो जियान की ओरिजिनल लाइफ फोर्स को और भी एनहेंस कर रही थी। उसने सोचा नहीं था कि इस तालाब की ऊर्जा को ऑब्जर्व करके उसे इतने फायदे होंगे। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जियान कहता है तो ब्लड रिवर पॉन्ड की असली पावर है, बस थोड़ा सा और मुझे पहले इस पावर को रिफाइन करना होगा। मैं उस गोस्ट लिक्विड को बाद में निकलूंगा। जब यहाँ जियान अपनी आंखें बंद करके अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू कर चुका था, तो जैसा ही शाओई और म्यूइंग के साथ भी हो रहा था, वहीं पे यांची इस तालाब की और भी गहराइयों में जा रहे होते हैं। उनका लक्ष्य था बॉटम में जाने का। जब वो चारों उस मिस्टीरियस एनर्जी को ऑब्जर्व करने की उस प्रक्रिया में मग्न थे, ऊपर कई बड़े बड़े बदलाव हुए थे। एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ फिगर डैमेज करके बोलता है कि ज़्वाले रॉयल फैमिली कर क्या रही है। कई और सुपर सेक्स के मेंबर्स के ऊपर हमला करके जॉन सेंटिन को एक युद्ध का मैदान
मैदान बनाना चाहते हैं। ये आवाज एकदम फ्रस्ट्रेशन से भरी होती है कि जस्ट बीच एक और फिगर बैठा हुआ था। अगर बात करिए इनकी आइडेंटिटी की तो ये दोनों पपेट मेंशन के टॉप डिसाइपल्स होते हैं। इनमें एक था हुआ लेक्शन और दूसरा उसका सीनियर ब्रदर हुआ फेंग। हुआ लेक्शन की 7 स्टार दूधी अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ थी और हुआ फेंग था 7 स्टार दूधी के पीक पे। हुआ फेंग काम आवाज में कहता है जूनियर ब्रदर अपने आप को शांत करो, फिर अपनी आंखें नैरो करके बोलता है मुझे इस बार के ज़ोले रॉयल फैमिली के एक्शन सही नहीं लग रहे, लगता है हम एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। हुआ लेक्शन पूछता है सीनियर ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो। हुआ फेंग बताता है वन सेंटियन में सुप्रीम सोर्स एक सबसे टॉप बोला जाता है और उनके सीनियर ब्रदर जियानशिंग की स्ट्रेंथ कहा जाता है कि वो कल्टीवेशन को भी इग्नोर कर सकती है, लेकिन तब भी वो इस तरीके से हारा। जूनियर ब्रदर बताओ इसे क्या साबित हुआ। वो फिर आगे खुद ही बोलता है यह ज़ोले रॉयल फैमिली अनाप शनाप एक्शन नहीं ले रही है, ये एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। लिवर सैक कंपटीशन में एंटर करने वाले डिसाइपल्स में से हमारे कई सीनियर्स ब्रदर अभी सिक्लूजन यानी कि गहरी ट्रेनिंग में, इस वजह से बागडोर मुझे ही संभालनी पड़ रही है। अगर वो सीनियर ब्रदर हमारे साथ होते तो हमें ज़ोले रॉयल फैमिली से बचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब केयरफुल रहने का समय आ गया है। जैसा हमें सेक्ट मास्टर ने बताया था असली बैटल होगी होली फ्लेम की डेस्टिनेशन के पास और तो और बर्निंग एसेंस पवेलियन और ज़ोले रॉयल फैमिली के बीच की दुश्मनी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि इस कंपटीशन में अगर कोई उलटफेर कर सकता है तो ये दोनों हैं। ये बोल के हुआ फेंग खड़ा हुआ था और वो अपने जूनियर ब्रदर के साथ अपने टीममेट्स के पास चला जाता है। इसी पल ब्लड रिवर की एक और जगह पे एक और ड्रामेटिक चेंज हुआ था। एंशिएंट डेसर्ट पैलेस के लोग खड़े होते हैं कुछ घायल डिसाइपल्स के सामने और ये सोर्ड सैक के मेंबर्स थे। सोंग्यू हाथ कप करके बोलता है ब्रदर फेंगोंग आपने इस बार हमारे ऊपर सच में बड़ा एहसान किया है। ज़ोले रॉयल फैमिली से पीछे छुड़ाने के बाद सोंग्यू अपनी लवर होंगटियान को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। एंशिएंट डेसर्ट पैलेस का सीनियर ब्रदर फेंगोंग एक स्माइल के साथ बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम सच में किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो तो ये हमारे सीनियर ब्रदर है। इस मोमेंट में जियानशिंग जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था वो स्ट्रगल करके खड़ा होता है, फिर वो एक ऊंचे से फिगर की तरफ मुड़ता है। जियानशिंग कहता है फैंगलिंग क्या तुम सिक्लूजन में नहीं गए थे। वो पावरफुल प्रेजेंस वाला फैंगलिंग अपने सिर को हिला के बोलता है मैं रिट्रीट से कुछ समय पहले ही बाहर आया हूँ, इस वजह से सेक्ट मास्टर ने मुझे ग्रुप का लीडर बना दिया। यहाँ तक बोलते बोलते उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो पूछता है जियानशिंग तुम उसे हार कैसे सकते हो। जियानशिंग जिसकी आवाज एकदम फ्रस्ट्रेशन से भरी थी वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मुझे हार स्वीकार न हो, लेकिन इस बार ज़ोले रॉयल फैमिली जिस पावर का इस्तेमाल कर रही है उसमें कुछ डरावना छिपा हुआ है। ये सुन के एंशिएंट डेसर्ट पैलेस के उस लीडर फैंगलिंग के एक्सप्रेशन भी डार्क हो जाते हैं और झपकते ही कुछ दिन कैसे बीत जाते हैं हमें मालूम भी नहीं पड़ता। जियान जैसे उस तालाब की ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहा था वो अपनी होली फ्लेम पे रिलाई करके लगातार नीचे भी जाता है। ऐसा होने में इंक्रीज होता था प्रेशर जो उसके शरीर को और भी मजबूत बना रहा था। पिछले कुछ दिनों में वो इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर चुका था कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे 7 स्टार दूधी के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए बस थोड़ा सा और समय चाहिए। हमें समझना हुआ कि दूधी रियल्म्स के बीच का गैप इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर जियान नॉर्मल ट्रेनिंग से ब्रेक थ्रू करना चाहता उसे कई महीने कई साल भी लग सकते थे। वहीं पे इस तालाब की उस ऊर्जा ने प्रक्रिया को बस कुछ ही दिनों में खत्म कर दिया है। फाइनली जियान की आंखें खुलती हैं जो कि डिटर्मिनेशन से भरी होती हैं। वो कहता है अब समय आ गया कि हथेली में अपीयर होता है वो बीड जो वही डेड गोस्ट ब्लड लिक्विड था। इस मोमेंट में चीज उसके हाथ में अपीयर होती है। रिवर पॉन्ड की वो एनर्जी इससे रेजोनेट करने लगती है। जियान को इसके अंदर फील होती है वो डेथली पावर जिसे बस एक 8 स्टार दूधी या उसके ऊपर का एक्सपर्ट ही पोजेस कर सकता है। अरे अब तक इस एपिसोड में आपको अजीब सी आवाज सुनने को मिल रही होगी। वेल एक्चुअली में थोड़ा इशू क्रिएट हो गया था, अब वो फिक्स हो गया है और आपको सही आवाज आ रही होगी। चलो हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। जियान खुद से बोलता है अभी मैं अर्ली 7 स्टार तो एम्पर लेवल पे हूँ, मेरी स्ट्रेंथ के साथ बाकी की एबिलिटीज मिला दी जाए तो इस ब्लड रिवर में ऐसे काफी कम लोग हैं जिन्हें मैं हैंडल ना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तब भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि फाइनल बैटल होने वाली है होली फ्लेम के लिए और तब मुझे ज़ोले रॉयल फैमिली के उन 3 एलिट्स का सामना करना होगा। उनमें से एक जेन्युइन 8 स्टार दूधी है तो एक हाफ स्टैब 8 स्टार दूधी। इन सब के बारे में जियान सोच ही रहा था तभी उसकी नजरें टिकती हैं उस भीड़ के ऊपर जो और कुछ नहीं डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड था। हम उसके एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देखते हैं। जियान कहता है रुको मैं इस चीज को इस्तेमाल कैसे करूंगा, क्या मैं सीधा निकल जाऊं। ये विचार उसके दिमाग में आया ही होता है तभी उसे एक ईरी आवाज सुनाई देती है। सो लीडर लॉर्ड हंस के बोलते हाँ हाँ अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ इसे निगल लो। जियान के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे लेकिन वो खुद को काफी कंट्रोल करके बोलता है सीनियर मैं इसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालांकि इसे सोल ईटर लॉर्ड की काफी कम अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन ये फैक्ट है कि गोल्डन ड्रैगन किंग सोल ईटर लॉर्ड को जियान की जिम्मेदारी देके गए हैं, यानी कि वो भी उनके ऊपर भरोसा कर सकता है। जियान से सोल ईटर लॉर्ड बोलती है डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड अब
अपने अंदर कंडेंस डेथ पावर को रखता है। अगर तुम इसे अब्सॉर्ब करते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसका एक तरीका है, तुम्हें जहर का सामना जहर से करना होगा। जियान कहता है जहर से जहर को मारना। तभी उसे एक रियलाइजेशन हुई थी। वो कहता है डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड, और ये ब्लड रिवर पॉन्ड। सोलिटर लॉर्ड की आवाज फिर से सुनाई देती है। वो एग्री करते हुए बोलते हैं बिल्कुल सही, तुम इस ब्लड रिवर पॉन्ड की पावर का इस्तेमाल करके उस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को कमजोर कर सकते हो। ये ब्लड रिवर पॉन्ड बहुत यूनिक कंडीशंस में बना है, इस वजह से इसकी ओवरवेलमिंग गोस्टली एनर्जी इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड की उग्रता को शांत कर सकती है, जिससे तुम इसके एसेंस को निकाल सकते हो। जन नोट करके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो शुरू किया जाए। वो एक सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके ब्लड रिवर पॉइंट की एनर्जी को अपनी तरफ खींचने ही वाला था। अभी सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं रुको, इससे पहले तुम आगे बढ़ो, मुझे इस ब्लड रिवर पॉइंट के अंदर कुछ दूषित महसूस हो रहा है। जन बोलते हैं अनक्लीन। जैसी गोस्ट रियल में सोलिटर लॉर्ड की पोजीशन रही होगी, उनके द्वारा डिटेक्ट होने वाली कोई भी चीज नॉर्मल नहीं हो सकती। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं उस चीज का ऑरा मुझे उस डेजर्ट माउंटेन रेंज के गॉरफिन की याद दिलाता है, लेकिन वो चीज उस गॉरफिन एनवॉय से कई गुना स्ट्रॉन्गर है। ये सुन के जियान की भौं से उठ जाती है। वो कहता है उस गॉरफिन एनवॉय से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। वो डेजर्ट ऑफ डेथ के माउंटेन रेंज में गॉरफिन लेफ्ट गार्ड से हुई बैटल को कोई भूल नहीं सकता था। अगर उसकी हेल्प इमोर्टल मास्टर क्रेजी बुड और येन ने नहीं करी होती तो जियान दुनिया को टाटा बाय बाय कर चुका होता। उस लेफ्ट डीमन एनवॉय की स्ट्रेंथ दूधी क्लास के एकदम पीक पे थी। अगर इस तालाब के अंदर मौजूद वो प्रेजेंस उससे भी ज्यादा ताकतवर है तो फिर उसकी स्ट्रेंथ। जियान के दिमाग में दो शब्द आते हैं। वो खुद से बोलता है दोशियान। तुरंत ही उसकी रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। सोलिटर लॉर्ड भी कुछ समय तक शांत रहे थे। फिर वो कहते हैं चलो पहले तुम इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को डिवावर करो, ये काम होने के बाद हम साथ में नीचे गहराइयों में जाएंगे। इसके साथ वो शांत हो गए थे। तो फाइनली जियान को भी एक डेंजर फील होने लगता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ सामना नहीं करना था जोले रॉयल फैमिली के उन 3 हेवली किंग्स का, बल्कि लगता है ये जगह और भी एंटिटीज को रखती है। अपने दिमाग से इन डाउट्स को हटा के वो कहता है जाने दो, मैं इन चीजों की बाद में परवाह करूंगा, पहले मैं अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। ये बोलती उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वूश की साउंड के साथ तुम उसके चारों तरफ के पानी को घूमते हुए देखते हैं। ये बन जाता है एक बड़ा सा वॉटेक जो तालाब की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने लगता है। जब ये ऑरा जियान की हथेली के ऊपर के उस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, हम उस चीज के गोस्टली ऑरे को कम होते हुए देखते हैं। इसे सेंस करके जियान भी एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है ये काम कर रहा है। ब्लड रिवर पॉन्ड की और भी एनर्जी इस्तेमाल करी जाती है, जैसे उस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड के बारीक सतह का गोस्टली ऑरा काफी तेजी से रिफाइन होता है। जियान से थोड़ा सा नीचे होते हैं येनची, जो अब तक मेडिटेट कर रहे थे। इस पर उनकी आंखें खुलती है। येनची कहते हैं लगता है उस लड़के ने डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को डिवाइव करना शुरू कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो मेरे शुरुआती प्लान्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा। वो अपने सिर को हिलाते हुए आगे बोलते हैं चलो मैं पहले अपने शरीर की इंजरीज को सही करने की कोशिश करता हूँ। अभी उनकी नजरें भी इस तालाब की गहराई की तरफ जाती हैं। उन्हें एक पिक्यूलियर सी सेंसेशन फील होती है। वो कहते हैं अजीब बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नीचे से बुला रहा हो। ये बोलते समय वो नोटिस नहीं कर पाते कि उनकी पीठ पे एक खून जैसा निशान हल्का सा ग्लो होने लगा था। इनसे थोड़ी दूर होती है म्यूइंग, जो ब्लड रिवर पॉइंट में से बदलाव को सेंस करके एकदम सीरियस हो जाती है। म्यूइंग कहती मुझे लग ही रहा था इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। वो भी इसके सोल्यूशन को ढूंढने लगती है। इन तीनों में सबसे शांत होता है शाओई। उसे ना अपनी चोटें सही करनी होती हैं और ना उस बीड को ऑब्जर्व करना होता है। शाओई एक सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है ये एनर्जी ये एक्चुअली में मेरे ऊपर भी काम कर रही है। हम लौटते हैं वापस से जियान की तरफ। अभी अपने हाथों में उस बीड को देखते हुए जियान के चेहरे पे अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट होता है। वो कहता है आखिरकार ये हो गया, अब निकल चुका था पूरा एक दिन का समय। फाइनली ब्लैक एंड व्हाइट बीड अपने पूरे रूप को दिखाता है। ओरिजिनली इस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड को गोस्टली ऑरे की एक डार्क लेयर ने घेर रखा था। इस एनर्जी की वजह से अंदर का मामला बिल्कुल दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे जियान ने इस ब्लड रिवर पूल की एनर्जी को उस बीड के अंदर डाला तो जाके वो औरत गुब्बारे की तरह फट गया था और उसके हाथ में होती एक मोती जैसी चीज। ये बीड रिलीज कर रही थी डेथ ऑरे को। फिर कज्जा ने गहरी सांस लेने के बाद इस बीड को तुरंत निकल जाता है। जैसे ये चीज उसके मुंह में गई थी, वैंग 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 की आवाजों के साथ जियान के चारों तरफ के पानी में रिपल्स बनती हैं। ऐसा लगता है पूरा पानी झंझना रहा हो। फिर एक वॉलेंट ओवरवेलिंग फोर्स फैलती है। हालांकि जियान ऐसे इम्पैक्ट के लिए तैयार था, लेकिन तब भी इस बीड ने उसे सरप्राइज कर दिया होता है। वो गुर्रा के बोलता है क्योंकि तुम मेरे शरीर में आ चुके हो, जहाँ से होली फ्लेम भी नहीं निकल पाई, तो तुम मेरी कंट्रोल में रहोगे। ये कहते गड़गड़ के साउंड के साथ उसके चारों तरफ का पानी हटने लगा था। उसके शरीर को ढक लेती है गोल्डन लाइट और बहुत जल्दी हम उसके आकार को बढ़ते हुए देखते हैं। गोल्डन इमोर्टल बॉडी की एक्टिवेट कर देने के बाद इसे भी फायर हार्ट टीएनएन ने ढक लिया होता है। फिर तीसरी लेयर थी उसकी सोल पावर की। जब उस डेड ब्लड गोस्ट लिक्विड की एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर नहीं आ पाती, ये सर्कुलेट करने लगती है उसकी हड्डियों उसकी नसों में। अचानक से इस पावर को सेंस करके जियान ट्रेम्बल हो गया होता
होता है। वो काले रंग का डेथली ऑरा उसके पूरे शरीर में हड़कंप मचाने लगा था। ये ढूंढ रहा होता है बाहर निकलने के रास्ते को, लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये मुमकिन नहीं होता है। जब ये डेथ एनर्जी उसकी बॉडी में फैल रही होती है, जियान फील करता है कि बहुत लंबे समय से सोई हुई एक लाइफ फोर्स उसके शरीर में अपने आप ही जागने लगी है। इसी मोमेंट में उसकी दिल की सीख के अंदर वो फ्लेम बीस्ट अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें चारों तरफ से आने वाली डेथ फोर्स को देखती हैं। ये सेंस करके जियान मन ही मन में हंसता है। वो कहता है लगता है इसने सेंस कर लिया है, इस डेथ की पावर से आसानी से उलझा नहीं जा सकता। भले ही फ्लेम बीस्ट बना हो उसकी एनर्जी से, लेकिन जियान इसके कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं जानता था। कुछ पलों तक तो बीस्ट उस डेथ एनर्जी को बस देखता ही रहता है। फिर जब वो काले रंग की पतली पतली लाइंस किसी को ढकना शुरू कर देती हैं, वो फ्लेम बीस्ट जिसके शरीर में 23 रंग दिखाई देते हैं, हम उसे एग्रेसिव होते हुए देखते हैं। उस डेथ की पावर की तरफ वो रोर की आवाजें करता है। ऐसा लगता है डेथली पावर से उसकी गहरी दुश्मनी हो। हम उसे अपने पंजों को आगे स्लैश करते हुए देखते हैं, लेकिन वो डेथली और बिखरने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाया करता था। अब जियान को फोकस करना होता है इस पावर के ऊपर। वो नहीं चाहता था कि उसके दिल की सी में से हड़कंप मचे। वो अपने सोल फॉर्म को अपने दिल की सी के अंदर भेजता है। जियान बोलता है लिटिल गाय, इसे हम डेथ पावर बोलते हैं। जिस तरीके से तुमने मेरे शरीर की बाकी की ऊर्जाओं को ऑब्जर्व किया है, तुम्हारे लिए ये चीज भी अलग नहीं होने वाली। लगता है जियान क्या कह रहा था उस बीज को समझ में आ गया होता है। हम उसे हो करके कुछ अजीब सी आवाजें बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो 2-3 बार अपने सिर को लेफ्ट और राइट करता है। ऐसा लगता है बीज कह रहा हो कि ये चीज कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खाने वाला। इस नजारे को देख के जियान के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो जाते हैं। वो बोलता है ओ अब तो मैं टेस्ट भी आने लगा है। अगर ये फ्लेम बीज डेथ और एक ऑब्जर्व नहीं करता तो क्या उसकी सारी मेहनत बर्बाद नहीं चली जाएगी। जियान फिर चिल्ला के बोलता है बहुत बकवास हो गई, तुम इसे निगलते हो कि नहीं। वो फ्लेम बीज फिर से हो करके रोर करता है, लेकिन जब उसे जियान के चेहरे पे वो सीरियसनेस दिखाई दी थी, फाइनली हम उसे अपने कदमों को पीछे हटाते हुए देखते हैं। ऐसा होने पे जियान का चेहरा और भी डिस्टॉर्ट हो गया था। लगता है जियान के चेहरे के ऐसे हवाओं को देख के उस फ्लेम बीज की चिल फैल गई हो। फिर वो जैसे तैसे गुर्राने के बाद अपने कदमों को धीरे धीरे उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ाता है। वो बार बार देख रहा था जियान की तरफ, शायद उसे उम्मीद थी कि जियान को दया दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब फ्लेम बीस्ट और जियान के बीच की खींचातानी चल रही होती है, तब तक एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। ये बदलाव हुए होते हैं उसकी डेथ एनर्जी में। जियान कहता है अजीब बात है, नॉर्मली लाइफ फोर्स होती है सफेद रंग की और डेथ की पावर काली होती है, लेकिन फिर इस डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड की डेथ पावर एक्चुअली में व्हाइट क्यों है? क्या ये उस मिस्टीरियस घोस्टली एनर्जी की वजह से है? इसी पर सुनाई दी थी सो लिटिल लॉर्ड की आवाज। वो हंस के कहते हैं लिटिल गाय, ये सच में इंटरेस्टिंग है। एक इंसान के दिल की सीम में किसी भी स्पिरिचुअल बीइंग का जन्म होना ये पहले ही बहुत रेयर होता है, लेकिन इस बच्चे के दिल की सीख के अंदर हेवन अर्थ का बस एक ट्रेजर नहीं है। सो लिटिल लॉर्ड कहते मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुना। अगर दोशियन क्लास में पहुंचने के बाद ही फ्लेम भी ट्रांसफॉर्म होता है, तो मुझे डर है कि इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट दोशियन भी इस पावर को एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये आवाज बस गूंजी थी सोरिटा टेलिस्मैन के अंदर। इस वजह से जियान को कुछ मालूम नहीं पड़ता, अगर उसे मालूम पड़ता भी तब भी वो कुछ का सरप्राइज नहीं होता। अब ये फ्लेम भी जो सफेद रंग की डेथ पावर के सामने आके खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में बड़ी हेजिटेशन दिखाई दे रही होती है। जियान कहता है खड़े क्या हो, जल्दी से खाओ। अभी फ्लेम भी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसके अंदर जीने की वजह ही खत्म हो गई हो। जियान फिर से बोलता है डैम इट, मैंने इस चीज को हासिल करने के लिए इतने एफर्ट लगाए, फिर इसे रिफाइन किया और तुम इसे खाने को तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें पता है कि अगर लोगों को मालूम पड़ा कि तुम इसे रिजेक्ट कर रहे हो तो वो गुस्से की वजह से सुसाइड कर लेंगे। उस फ्लेम बीस्ट में कुछ सोचने समझने की क्षमता थी। लगातार कई डांटे खाने के बाद वो और देर नहीं लगाता। जियान के आगे के एक्शन का डर होने की वजह से वो फ्लेम बीस्ट अपने पंजे को हल्का सा स्लाइड के क्लस्टर की तरफ आगे बढ़ाता है। सुनाई देती है छोटी सी शुआ वाली आवाज। ऐसा लगता है उस व्हाइट डेथ पावर को अपने ठहरने की जगह मिल गई हो। वो बहुत तेजी से उसके पंजे को ढकने लगती है। वो बीस्ट तुरंत ही अपने पंजे को फटकारते हुए पीछे आता है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। कई श्वा 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 के साउंड के साथ वो डेथ पावर उसकी पूरी बॉडी को सराउंड कर लेती है। फिर उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी। वो फ्लेम बीस्ट कुछ समय तक फड़फड़ाने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जियान जो कि अपनी सोल फॉर्म में था, वो फ्लेम बीस्ट में एक बदलाव महसूस करता है। वो पाता है कि फ्लेम बीस्ट का आकार कम हो गया है, ऐसे फोर्स डेथ की पावर ने फ्लेम बीस्ट की लाइफ फोर्स कम कर दी हो। साथ में उसके शरीर से पहली बार आती है वो अनफेमिलियर पावर। ये वो हल्की सी डार्क एनर्जी थी। इस चीज को देख के जियान कहता है ये डेथ की पावर है। नजारा देखा जाता है बाहर का। अभी जियान के चारों तरफ बहुत बड़ा वॉर्टेक्स बन गया था। सुनाई दे रही थी गरगल गरगल की आवाजें। जियान का और खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा होता है। फिर एक लो मफल्ड बूम की साउंड के साथ इस तालाब में एक पावरफुल रिपल फैलती है। जियान की बंद आंखें इसी मोमेंट में ओपन हो जाती हैं। अपनी बॉडी में उस पावरफुल स्ट्रेंथ को फील करके जियान कहता है तो ये 7 स्टार 2 मिडिल स्टेज की स्ट्रेंथ है। लगता है ट्रांसफॉर्मेशन उस डेथ की पावर को ऑब्जर्व करने से हुई थी। जियान के एस्टिमेशन के हिसाब से भले ही उसकी स्ट्रेंथ मिड स्टेज 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की हो, वो
पीक 7 स्टार दूधी को बिना किसी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करे हरा सकता है। और तो और अब जब वो फाइट करेगा एक 8 स्टार दूधी से, वो किसी भी डिसएडवांटेज में नहीं रहने वाला, स्पेशली जब उस डेथ की पावर ने उसके शरीर के अंदर जड़ बना ली हो। ये एक ओवरवेलमिंग फोर्स होती है। जब जन इस ब्रेक थ्रू की वजह से खुशियां मना रहा था, तो लिटिल लॉर्ड उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। वैसे था वो पानी में ही, लेकिन हाँ, वो कहते हैं बच्चे तुम इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहे हो, खासकर तुम्हारे द्विकिसी की सारी एनर्जीज को वो फ्लेम बीस्ट डिवोर करता जा रहा है। क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है या नहीं, ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ। ये सुन के जियान की एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी से बदल जाती है। वो पूछते सीनियर, आप सच में नहीं जानते कि क्या हो रहा है? सो लिटिल लॉर्ड भी उस बच्चे को निराश नहीं करना चाहते थे। वो करके बोलते हाँ मैं थोड़ा सा जानता हूँ। जियान तुरंत ही सीरियस चेहरा बना के पूछता है तो ये फ्लेम बीस्ट क्या है? सो लिटिल लॉर्ड कहते हैं तुम्हारे शरीर की वो 23 फ्लेम्स, ये तुम्हारी पिछली दुनिया का हिस्सा होंगी, राइट? हालांकि बातचीत में से बदलाव की वजह से वो स्टार्टल्ड हो गया था, लेकिन वो तब भी नोट कर देता है। वो बिना हिचकिचाए बताता है ड्यूकी कॉन्टिनेंट में उसने किस तरीके से इन फ्लेम्स को हासिल किया था। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं ओह ऐसी बात है, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इस फ्लेम बीस्ट का जन्म उन 23 हेवनली फ्लेम से हुआ है। वो कहते हैं एंशिएंट टाइम में जो फायर स्पिरिट्स थी, उनके बीच में भी एक सुप्रीम एक्सपर्ट था। वो बीइंग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए फ्लेम्स का इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि वो भी लोअर प्लेन से आया था, जैसे तुम आए हो। अपनी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ उसने एक के बाद एक फ्लेम्स डिवोर करी, जिसे कुछ 100 सालों के समय में वो इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे पहुंच गया। हालांकि उस समय मैं कमजोर था, लेकिन किस्मत से मेरी उससे एक बार मुलाकात हो गई। वो थोड़ा रुक के बोलते हैं तुम्हारे शरीर में जो ऑरा है, मुझे वो उस बीइंग से मिलता जुलता लगता है। जियान कहते हैं फायर स्पिरिट, एंशिएंट टेक्निक और होली फ्लेम्स को डिवोर करना। उसके दिमाग में एक इमेज बनती है। जियान कहता है क्या वो? सो लिटिल लॉर्ड एक गहरी आवाज में कहते हैं उन्हें हालांकि अब ज्यादातर लोग भूल चुके हैं, लेकिन जो उनके लेजेंड्स के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते थे कि उस बीइंग को कहा जाता था एम्परर तोशे। इस रेवलेशन ने जियान के दिमाग में बॉम्ब फोड़ दिया होता है, खासकर सो लिटिल लॉर्ड जिनकी बातों से हमेशा मालूम पड़ता है कि वो अपने समय पे कैसे एक्सपर्ट रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से एम्परर तोशे के सामने वो भी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, साफ तौर पे एम्परर तोशे की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग थी। सो लिटिल लॉर्ड बताते हैं मुझे नहीं पता कि उस बीस्ट ने तुम्हारे द्विकिसी के अंदर क्यों जन्म लिया, लेकिन उसका ऑरा उस ऑलमाइटी एक्सपर्ट से काफी मिलता जुलता है। मुझे लगता है इनके बीच में कोई न कोई कनेक्शन होगा। ऑफ कोर्स इसके बारे में तुम्हें खुद जानना होगा। जियान पूछता है अगर ऐसी बात है तो क्या है फ्लेम बीस्ट उनका डिसेंडेंट है? सो लिटिल लॉर्ड ये सुन के हंसने लगे होते हैं। वो टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं क्योंकि तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो, अब टाइम आ चुका है उस चीज को देखने का जो नीचे छिपी हुई है। मुझे लगता है तुम्हें वो काफी पसंद आएगा। जियान भी नोट करता है। वो जब अपनी सोल पावर फैलाने की कोशिश कर रहा था, नीचे से एक रहस्यमयी चीज उसे बुलावा दे रही होती है। अपनी बड़ी कौड़ी पावरफुल फ्लेम लेयर से ढक के हम उसे नीचे शूट होते हुए देखते हैं। पहली नजर में उस गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं देता। जब ये देख के जियान थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा था, सो लिटिल लॉर्ड उसे दिलासा देते हैं। वो कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मेरे होते हुए कोई चीज में नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जियान का फिगर किसी मगरमच्छ की तरह पानी की और भी गहराई में जाता है। हालांकि जगह ओमनस घोस्टली एनर्जी से भरी होती है, लेकिन सो लिटिल लॉर्ड की वजह से जियान को उसकी चिंता नहीं होती। एक समय के बाद जियान इतनी गहराई में आ चुका था कि अब वो ऊपर से आने वाली रोशनी बिल्कुल गायब हो गई होती है। बस रोशनी हो रही होती है उसकी इंटेंस होली फ्लेम से। एट द सेम टाइम वो ईरी घोस्टली और पावरफुल हो चुके होते हैं। इस तालाब के पानी की सतह पे जो लाल रंग होता है वो धीरे धीरे बदलने लगा था। काफी जल्दी उस लाल रंग को एक काला और नीला रंग रिप्लेस करने लगा था। जियान बोलता है मैं जितना नीचे जा रहा हूँ, पानी में इंकी ब्लैक कलर के साथ साथ वो घोस्टली और भी बढ़ता जा रहा है। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं तुम इतनी छोटी सी चीज से परेशान हो? जब मैं अपनी पीक पे अपनी स्पेक्ट्रल पावर को रिलीज करता था तो ये छोटा सा ब्लड रिवर पॉइंट तो क्या, मेरे पास उस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। इन बातों को सुन के जियान बस अपनी आंखें रोल करता है। वो हल्की आवाज में कहता है चलो हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये देख के सो लिटिल लॉर्ड को ऐसा लगता है कि जियान को उनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। इस करके बोलते हैं लड़का ये अब तक करीब आधा किलोमीटर नीचे जा चुके होते हैं और अब उसकी होली फ्लेम जो कि करीब 40-50 मीटर तक फैली होती है वो सिमट के 20 मीटर में आ गई होती है। जियान डैम करके बोलता है अब यहाँ का घोस्टली और मेरी होली फ्लेम को भी करोड़ करने लगा है, कहीं लड़का अपना डिसीजन चेंज न कर दे। इस वजह से सो लिटिल लॉर्ड एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहते हैं थोड़ा सा और, हम बस वहाँ पहुंच ही गए। जियान दाती मीज के फिर से आगे बढ़ा था। वो गरगलिंग आवाजें और सुनाई देती है। 500 मीटर से 600 होते हैं, फिर 700 मीटर। अभी जियान
जियान के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो कहता है नहीं नहीं, ये घोस्टली ऑरा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सोलिटर लॉर्ड बोलते हैं बस थोड़ा सा और। फिर वो पहुंच जाते हैं 800 मीटर पे और अब उसकी होली फ्लेम थोड़ी मोमबत्ती की तरह दिखने लगती है। जियान बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सुरक्षित रखने वाली होली फ्लेम पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी और फिर ओल्ड मैन तुम भी यहीं फंसे रहना। अभी फ्रस्ट्रेशन तो सोलिटर लॉर्ड भी फील कर रहे थे। वहीकार उन जैसा एक्सपर्ट जो कि अपनी एक उंगली के इशारे से इस पूरी ब्लड रिवर को उड़ा दे, वो इस लड़के को मनाने में लगा हुआ है। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं जल्दी जल्दी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम निराश नहीं होगे। जियान एक बार फिर से अपनी दांती मीचता है और हम उसे एक झटके से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। शायद ये उसकी आखिरी लिमिट थी। इसी के साथ 1000 मीटर नीचे चले गए होते हैं। चारों तरफ फैली डार्कनेस और अपनी थकावट की वजह से जियान हिम्मत हार के वापस लौटने की तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर उसने और नीचे पुश किया तो क्या वो वापस आ पाएगा, इस पर सवाल उठ जाएंगे। हाउएवर जियान जैसे उल्टा मुड़ाई था, इसी पर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट करने लगती है। इसमें से फीलिंग आ रही होती है एकदम लालच से भरी। ऐसी फीलिंग जियान ने पहली बार फील नहीं करी होती है। वो याद करता है उस समय को जब उसने ऑब्टेन किया था हुआंगक्वान डिवाइन एंगर। वो वापस से अपने सिर को घुमा के बोलता है सोल टेक्निक। अब क्या ये सच में सोल टेक्निक है या उसे और कोई सरप्राइज मिलने वाला है, हम इसके बारे में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ऑनेस्टली तुम्हारा भाई अब थक चुका है। हमें इस एपिसोड की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने 500 IQ को 250 पे लेके आना पड़ा है। जिस तरीके से स्टोरी लिखी गई है, मेरी सच में इसके ऑथर से मिलने की इच्छा हो रही है, क्योंकि मैं उसकी खोपड़ी में तवा बजा बजा के उसे चप्पड़ गंजू बनाना चाहता हूँ। खैर भड़ास तो बहुत है तुम्हारे भाई के अंदर। हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की। जियान को नेक्स्ट एपिसोड में वो चीजें मिलेंगी कि उनके बारे में स्पॉइलर देना बहुत बड़ा जुर्म होगा। बस ये समझ लो कि जियान होने वाला एकदम माला माल। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। आने वाले एपिसोड्स को पहले देखने के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अर्ली एक्सेस के पहले लेवल को सारे मेंबर्स एंजॉय कर पाते हैं। वहीं पे जो रहना चाहते हैं 2 या 3 एपिसोड आगे, वो अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। Until then, stay safe.